मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना, आईना इंडिया। अभी आप देखेंगे बिहार पर राजनीतिक चर्चा। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं हमारे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार हैं भोलानाथ जी। भोलानाथ पटना के रहने वाले हैं और पटना से आपका डिजिटल मीडिया है, राजनीति में काफ़ी अच्छी समझ है, वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि चूँकि दिल्ली में हमारे से ये पहली मुलाकात है इनकी, आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आए हुए हैं, खासकर पटना से ये मेला देखने के लिए और ये व्यापार से संबंधित कुछ न्यूज़ अपना लेने के लिए। मेरी मुलाकात इनसे हो गई और व्यापार जगत तो अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, वो तो ज़रूर बिजनेस के लिए और इंसान के देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए। उसके साथ साथ भी आज जो देश की राजनीति है वो भी इसी से रिलेटेड है। बिजनेस भी आज राजनीति से ही चल रही है और भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा बिहार को राजनीति के मामले में सबसे परिपक्व कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जिसने कर लिया वो दुनिया में कहीं पर भी मार नहीं खा सकता है, क्योंकि चाणक्य की नीति वहाँ पे बड़ा मशहूर है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय चाणक्य की देन है और चाणक्य से ही उनका वहाँ से राजनीति शुरू हुई है। आप इसे कैसे मानते हैं? क्या आप इसे किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूँ मलिक जी कि आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा और हम लोग एक अलग तरह के डिस्कशन में रूबरू हो रहे हैं अपने दर्शकों से। मैं दिल्ली आया था और सहयोग देखिए कि इसी समय यहाँ पर व्यापार मेला भी लगा हुआ है। व्यापार मेला को घूमने का, देखने का, महसूस करने का लोग मैं छोड़ नहीं सका। व्यापार मेला मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा, क्योंकि पूरे देश दुनिया से व्यापारी, कारोबारी आते हैं यहाँ पर, अपने उत्पाद को प्रदर्शित करते हैं और लोग भी उसी उत्साह से उनका कार्यक्रम करते हैं, उनके उत्पादों को, विजिट को, कलर्स को देखने आते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बिहार पर भी बात कर रहे हैं। बिहार को लेकर के, बिहार की सियासत को लेकर के अभी जो खास बात यह है कि बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ, 2025। बेशक मैं इसी मुद्दे पर आपसे इसी मुद्दे पर मलिक जी बात भी करना चाह रहे हैं जी। तो यह 1 साल का वक्फा है, इसलिए 1 साल के वक्फे में सियासी करवट किस तरफ बैठता है ये तो देखना होगा। लेकिन अभी मैं हम लोगों के बस 2-3 दिन पहले ही 23 तारीख को रिजल्ट आया है पूरे हरियाणा, झारखंड और राज्यों के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। तो मैं इनका खास तौर से था कि बिहार में क्या चल रहा, किस तरह से रहा चुनाव के नतीजे, इसके बारे में कुछ हाँ, इस पर कुछ चर्चा हो जाए। तो खास तरह से खास बात ये रही कि बिहार में इस बार जो है 4 सीटों पर चुनाव है। ये चारों सीटें वे सीटें हैं जो कि वहाँ से जो विधायक थे वो चुन करके लोकसभा में सांसद बन चुके हैं। इसमें सुरेंद्र यादव हैं जो गया से सांसद बन चुके हैं और वो विधायक थे बेलागंज से, तो बेलागंज की सीट खाली हो गई उनके चलते, उनके सांसद बनने से। फिर इसी तरह से जीतन राम मांझी हैं जो कि अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, MSME विभाग में मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। बहुत वो ईमान और सबसे बड़ी बात की ये बता दें कि वो सिंगल पार्टी के अपने नेता है, सिंगल पार्टी के अपनी पार्टी के वो सिंगल ही है। लोकसभा में पहुंचने वाले पहले तो वो इमामगंज से विधायक थे और अब वो चूँकि थोड़ा सा सुधार में हमारे पाठक सुरेंद्र यादव जहानाबाद से विधायक सांसद बने हैं और गया जो सांसद बने हैं जीतन राम मांझी।
तो जीतन राम मांझी के सांसद बनने से इमामगंज सीट खाली हो गई। बिल्कुल। अब आते हैं बाकी 2 विधानसभा सीटों पर। तो एक जो है करारी सीट थी, वहाँ से विधायक थी सुदामा प्रसाद, वो आरा से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। सुदामा प्रसाद जी। सुदामा प्रसाद, तो उसकी वजह से करारी विधानसभा सीट भी खाली हो गई थी। ठीक है। और फिर चौथा विधानसभा सीट है रामगढ़। बिल्कुल। रामगढ़ से सुधाकर सिंह, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव जीते बक्सर से। तो बक्सर से जब लोकसभा पहुंचे चुनाव जीत करके लोकसभा का, तो वो सीट रामगढ़ का खाली हुआ है। तो ये चारों सीटें थी जो कि सांसद ये चुने जाने से उपचुनाव, खाली हुई थी। हाँ उपचुनाव में और अब वो उपचुनाव की नौबत आई थी। है। तो उपचुनाव के जो अब नतीजे आए हैं, तो वो बड़ा चौंकाने वाला रहा है और किसी को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि चारों के चारों सीटें सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के खाते में चला गया। हो। अगर गौर करें हम, तो जो 4 सीटें विधानसभा की खाली हुई थी, उसमें से 3 अच्छा, सीटें ये जो 4 सीटें खाली हुई हैं अब सभी वो पार्टी राजद की या जनता दल यूनाइटेड? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ। चारों सीटों में से 3 सीटें हाँ। महागठबंधन के खाते में थी। अच्छा। जी, उसमें 2 सीटें राजद के खाते में थी और 1 सीट माले के खाते में थी, यानी 3 सीटें महागठबंधन के खाते में थी। अच्छा, ठीक है। करारी सीट माले के खाते में थी, हाँ। बेलागंज सीट राजद के खाते में थी और रामगढ़ सीट राजद के खाते में थी। तो 2 सीट रामगढ़ और करारी करारी माले के पास था, माले के पास और था। बेलागंज तो और ये गठबंधन के हिस्सा है ये गठबंधन के राजद हाँ। और माले, ठीक ये है। गठबंधन के ही है, महागठबंधन के हिस्सा हैं। अब यूनाइटेड का वो कौन और इसमें रहा? एनडीए में जो है, हाँ। एनडीए के पास सिर्फ 1 सीट थी, वो हम के जीतन राम मांझी के जीता मैंने, वो ठीक है। चौथी सीट थी। तो खास बात इसमें एक चीज और भी देखने को आई दिलीप जी, हाँ। कि चारों सीटें एनडीए जीत गई। इसका वाह। मतलब है कि महागठबंधन के खाते की 3 सीटों पर भी एनडीए एनडीए का कब्जा कर लिया। हाँ, ये बड़ा एनडीए का सोचने वाली विचारणीय है ये। न सिर्फ अपनी 1 सीट बरकरार रख सका, बल्कि 3 सीटें महागठबंधन से छीन लिया। बिल्कुल और राजद का या महागठबंधन का कह लीजिए कि खाता भी नहीं खुला इसमें। बिल्कुल। यहाँ अब ये इसमें समझने वाली बात ये है कि आखिर महागठबंधन का इतना बड़ा जो प्रचार था और इतने सारे लोग जुड़ने के बाद भी इतनी पार्टियां उसके अंदर में हैं, थोड़ा सा उसमें अगर आप गौर करेंगे, बावजूद इसके वो एनडीए में चला गया। ये बड़ा वही बता रहा हूँ कि खास बात ये भी रही इस चुनाव में कि प्रचार में महागठबंधन जो है वो बिखरा हुआ सा नजर आया। हाँ। ठीक है, इसमें पार्टियां हैं, माले भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है, लेकिन सब अपनी डफली अपने राग बजा रहे थे। एक साथ एकजुट होकर के मिल करके प्रचार में उनको नहीं देखा गया। अच्छा, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहा है, एक विचार में। अब आप देख लीजिए कि माले का 1 सीट खाली हुआ था करारी का, वहाँ उनके राजू यादव उम्मीदवार थे, वो आपस में दीपंकर तो वहाँ पर दीपंकर भट्टाचार्य जो माले के बड़े नेता हैं, वो तो प्रचार करने गए, लेकिन राजद के जो तेजस्वी यादव हैं और दीपंकर भट्टाचार्य इस पूरे चुनाव में मतभेद रहा। महागठबंधन के मतभेद नहीं कहा जा सकता, अंदर में क्या बात थी ये तो उसके नेता सियासी अलग अलग तरह के निकाले जाते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं नहीं दिखे, यूनाइट नहीं रहे वो। मंच पर हाँ, जो होता है वो संगठित नहीं बन हो सके या किसी भी मुद्दे में। एक मंच पर। लेकिन आपको क्या लगता है ये लोग ऐसे बिखरने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, बिखरने की वजह क्योंकि बिना मतभेद के कोई बिखर तो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं अब मतभेद किस चीज वजह कर है, थोड़ा सा इस पर आपने। इसको नहीं कर सकते हैं हम, तो बिहार की राजनीति पर जो आप अगर गौर करेंगे तो थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स राजद की चलती है। ये जैसे ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। महागठबंधन में आज भी राजद की डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स है और वो साफ है, सार्वजनिक है, इसमें कोई दुराव छुपाव भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी ये बात आई थी कि भले ही कांग्रेस की सीट हो, माले की सीट हो, लेकिन बांटे थे सारी सीटों को लालू यादव।
अच्छा, ये एक यानी कि हिस्से में साबित हुआ। किंग मेकर लालू प्रसाद यादव थे उस टाइम में। इसमें हम ये एक चीज ये भी सामने आया है कि जैसे महागठबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हो सीटों की सहमति को लेकर कि ये सीट हम लड़ेंगे, बिल्कुल इतनी सीटें और ये सीट लड़ेंगे, उसकी घोषणा होने से पहले ही लालू यादव ने दर्जन भर सीटें बांट दी थी, दर्जन भर सीटों के लिए सिंबल बांट दिए थे अपने अपने लोगों को। तो इस बार भी आप देखिए कि जैसे तो डिक्टेटरशिप है ना, आप तो ये कहेंगे महागठबंधन बना करके भी आप एक अपनी बात जो है वो तेजस्वी यादव जैसे कि वो सोचते हैं कि जो मुझे लगता है कि एक जो क्रेडिट पॉलिटिक्स जो चलती है कि कहीं ऐसा ना कि दीपंकर या कांग्रेस के कुछ नेता को हम साथ लेके चलें तो बात ये जाए कि उनकी वजह से सीट जीत गए। तो ये रहता है कि अगर हम जीते तो हमको क्रेडिट मिले। तो हम तो यही कहेंगे कि ये तो डिक्टेटरशिप पे रही राजद की, क्या कहेंगे, नहीं क्योंकि कह सकता, इसलिए कि अंत में जा करके सारे मिल करके हैं फिर तय करते हैं प्रचार जब हमें देखा, जब हमने तो पहले अपने डिक्टेटरशिप दिखा दी, सारे को जिसको बांटना हुआ मैंने बांटा। लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में अच्छा लालू प्रसाद जी ने ही बांटा ना तभी तो ये बात आई कि देखिए पार्टी में खुल करके तो कोई बोलता नहीं है कि हाँ। हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो देखने में आया कि लालू यादव ने बिना सारे सहमति में गठबंधन के जो जितने भी घटक दल हैं उनमें एक सहमति बनती है, तो बिना सहमति के उन्होंने कई सीटों के टिकट बांट दिए। अच्छा, उसमें सुनने में ये आया था कि उसमें कांग्रेस को बहुत लास्ट में इन्वॉल्व किया उन्होंने। वो वही सब चीजें चल रही थी कि जैसे कांग्रेस कई सीटों पर कांग्रेस और रही थी कि हम हाँ, लेकिन वो सीटें लालू यादव ने पहले ही अपने लोगों को अपनी पार्टी के लोगों को दे दी। वहाँ नाराजगी भी कांग्रेस की यही रही। हाँ, जैसे इस बार हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, फिर विषय बहुत लंबा हो जाएगा। इस बार हम लोग उपचुनाव पर चर्चा कर रहे थे, तो उपचुनाव की खास बात ये रही कि 2 सीटों पर ठीक है वंशवाद के लोग जीते। बिल्कुल, वंशवाद के लोग ये एक इसकी बात है, सोचने वाली बात है। 2 सीटों पर वंशवाद के हार गए। जैसे जगदानंद सिंह के बेटे जो हैं जो रामगढ़ से लड़े और बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में, लेकिन रामगढ़ तो वो तो झारखंड में आ जाता है। नहीं, रामगढ़ झारखंड, रामगढ़ का अलग है, वो अलग है। अच्छा, ये बिहार झारखंड का है, बिहार का रामगढ़। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पड़ते हैं, कहाँ पे? ये कैमूर जिले में पड़ता है और उत्तर बिहार में, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार में कैमूर जिले में पड़ता है। ये नवादा के साइड में है क्या? नहीं, ये उधर बक्सर की साइड में है। बक्सर साइड में, सासाराम ये सब जो इलाका है हाँ, साउथ बिहार का। तो वहाँ पर रामानंद, ये वहाँ पर जगदानंद जो थे जो कि प्रदेश राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे सुधाकर सिंह जब बक्सर से सांसद के चुनाव जीते तो रामगढ़ सीट खाली हुई, तो जगदानंद सिंह ने अपने छोटे बेटे को वहाँ से उम्मीदवार बनवा दिया राजद से, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया और वहाँ से अशोक सिंह जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे उनको जिता दिया। इसी तरह से आप देखें तो सुरेंद्र यादव जो थे जो राजद के से सांसद बने थे जहानाबाद से, बेलागंज से विधायक थे, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दे दिया, दिलवा दिया लालू से कह करके, जो कह लीजिए। अच्छा, सुरेंद्र यादव के बेटे को राजद से टिकट मिला, बेला से, हाँ बेलागंज से मिला, तो वो भी सीट हार गए। तो एक जगह जहानावाली सीट की भी बेटे हार गए और इनके बेटा भी हार गए, सुरेंद्र यादव की भी बेटे हार गए दोनों। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो इमामगंज सीट थी वहाँ पर जीतन राम मांझी की पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी, बिल्कुल, जो भी परिवारवाद का ही एक हिस्सा है, तो वहाँ से वो जीत गई। अच्छा, तरारी में अगर आप चलें जहाँ से कि सुदामा प्रसाद विधायक थे और आरा से लोकसभा चले गए थे, तो तरारी में सुनील पांडे वहाँ के नेता हैं जो जदयू में पहले थे, अभी भाजपा में हैं। सुनील पांडे ने अपने बेटे विशाल प्रशांत को वहाँ से उम्मीदवार बनवाया और वो जीत गए। तो 2 सीटों पर परिवारवाद जीत गया और 2 सीटों पर जनता ने परिवारवाद को धूल चटा दिया। तो ये सबसे खास बात रही। अब इसका विश्लेषण एक अलग मायने में होना चाहिए कि राजद या महागठबंधन माले अपनी सीटें क्यों हार गई।
और दूसरी तरफ एनडीए चारों सीटें क्यों जीती। जीत गई। हाँ एनडीए के प्रचार में ये खास बात रहा कि नीतीश कुमार, भाजपा के नेता, हम के नेता, लोजपा राय यानी कि चिराग की पार्टी के नेता, ये जो प्रमुख दल जो हैं उसके, वो सारे एक मंच पर एक साथ अपनी एकजुटता का प्रचार देते थे। तो उसका एक बड़ा कारण रहा कि जनता में एक मैसेज गया, मोदी की गारंटी, नीतीश की गारंटी, और ये गारंटी वाली बात वहाँ पे आ गई। हाँ। और एक प्रचार भी आया कि भाई सब साथ मिलकर के सामूहिक रूप से संगठित हो गई है, अब एकजुट होकर के सब कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में थोड़ी बिखराव की स्थिति रही। ये जैसे आप कर रहे हैं डिक्टेटरशिप, वो बात वहाँ पर एक समन्वय बना करके जो चुनाव लड़ने की बात है, तो लोकसभा चुनाव में भी ये बात सामने आई थी और इस चुनाव में भी आई है। अब इनको अगला जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो उसमें ये देखना होगा कि कैसे हम सहमति बना करके एक दूसरे से तालमेल करके और एकजुट होकर के चुनाव लड़े। अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जो लालू की एक इच्छा है कि उनके बेटे मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के बने, तो यह उनको देखें मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसके लिए इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा कि सबको साथ लेकर के एकजुट करके चलना। भाई वो उप मुख्यमंत्री के पद तक तो पहुंच ही गई है। उप मुख्यमंत्री तो 2 बार रहे। 2 बार रहे। और अब ये सीएम बनना अब है, सीएम बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो साथ लेकर। तो मैं वही बात फिर मेरी आती है कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी हम जिसको कहते हैं वो है कांग्रेस। और स्थानीय बिहार के में अगर वर्चस्व अगर कोई पार्टी का है तो वो है राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू प्रसाद यादव का। वो आज भी चूँकि बाहुल यादव वोट आज भी उनके पास में है, फेवर में है। और मुस्लिम के बेशक कमी हुई है मुस्लिम वोट में, लेकिन मैं समझता हूँ कि 25% आज भी उनके पास में वोट सॉलिड है। इसमें थोड़ी चीज़ें हम अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें। हाँ। कि कांग्रेस अगर आप संख्या बल के लिहाज से देखेंगे, विधानसभा में विधायकों की संख्या के लिहाज से देखेंगे, तो वो अभी चौथे नंबर की पार्टी है राजद बिहार में, कांग्रेस। हाँ, चौथे नंबर। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक राजद की बात है, तो हाल में जो चुनाव ये सब हुए हैं, तो अब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी लेकिन बात तो चौथे नंबर की पार्टी तो है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज आज भी कांग्रेस का इनके मुकाबले में कम नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज राजद के शायद ही थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन है तो बराबर। हाँ, मतलब हम लोग वहाँ पर ये देखते हैं कि संख्या बल किस पार्टी की विधानसभा में कितनी है, तो उसके लिहाज से हम कह रहे हैं कि वो चौथी पार्टी है। अच्छा, मैं अभी जो ये तो हो गई आपके उपचुनाव के बाद की चर्चा हमारी, अभी जो आने वाला विधानसभा है बिहार में, नेक्स्ट ईयर है ना, इसमें क्या लग रहा है आपको? ये नीतीश कुमार का पल्ला बदलना और फिर ये जो है दोबारा से अभी एक तरह से ये चुनाव को हम लोग सेमीफाइनल के रूप में देख रहे थे। अच्छा, तो सेमीफाइनल का नतीजा तो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में। ठीक है, मैं वही आपको बता रहा था कि अगर महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है, सत्ता में आने की बात जहाँ तक है, तो उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ के एक दूसरे को सहमति बनानी पड़ेगी एक दूसरे से। और चूंकि एक दूसरे से कोई सहमत नहीं है अभी, तो मुझे लगता है कि इसमें मेहनत की ज़रूरत है राजद को और कांग्रेस को, सबको एक पूरे काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, बिहार की राजनीति पे चर्चा की आपने। मुझे लगता है कि आपकी समीक्षा बिल्कुल सही है और सटीक बैठेगी। धन्यवाद। आईना इंडिया से जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने इतना आईना इंडिया को वक्त दिया। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ नए कार्यक्रम में। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।